Hello and welcome you all to this e-learning platform of Pardlo India and I am your physics mentor Dimple। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस, जिसमें हम स्टार्टिंग करने वाले हैं किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 12th का, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ब्रांच है उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स जो रेस्ट पे हो और इलेक्ट्रोस मीन जहां पर जो चार्जेस हैं वो रेस्ट पर हो, जहां पर चार्जेस जो है वो रेस्ट पे हो, चार्जेस एट रेस्ट। तो वो जो है, जब हमारा चार्ज की हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम उसकी फील्ड पढ़ेंगे, उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो, बट कब पढ़ेंगे? जब वो रेस्ट पे होगा। जैसे कि सपोज ये एक चार्ज है, ये चार्ज है क्यू चार्ज। अब ये क्यू चार्ज जो है वो रेस्ट पे है, इस पे कोई मोशन नहीं है, तो ये अपने आसपास एक फील्ड बनाएगा। ये अपने आसपास क्या बनाएगा? एक फील्ड बनाएगा। तो ये फील्ड जो होगी वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं चार्जेस के बारे में कंसिडर करेंगे जो रेस्ट पे है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे मैंने बताया, किससे डील करता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस जब चार्ज रेस्ट पे हो और हम क्या क्या डील करने वाले हैं उससे रिलेटेड, फोर्स, फील्ड, क्या उसमें टॉर्क वगैरह लग रहा है या क्या क्या पोटेंशियल है उससे जो बनती हैं। चार्जेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये दो जो चार्ज है, दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसा कि आप सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ये क्या है? नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। और जैसे कि प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो ये दो तरीके के चार्ज होते हैं, कहीं पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव। अब अगर दो चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर पॉजिटिव हैं, दो चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों चार्जेस नेगेटिव होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो लाइक चार्ज ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे की तरफ आएंगे, क्योंकि ये क्या है? अनलाइक चार्जेस हैं, दोनों अलग अलग चार्ज हैं, तो अलग अलग चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और जब दोनों सेम चार्ज होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो ये है हमारा चार्जेस का, कि चार्जेस जो है वो कैसे कैसे होते हैं। दो ही टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब हम बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर की। जैसा कि कोई भी एक सब्सटेंस होता है, जैसे मेटल है, कोई भी सब्सटेंस है, लाइक सपोज कॉपर है, तो वो क्या है? उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी सब्सटेंस में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कहे कि मूवमेंट ऑफ चार्ज से ही हमें पता चलता है कि किसी चीज में कितनी कंडक्टिविटी है। जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है उसमें हम यही पढ़ते हैं कि सेमीकंडक्टर में जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होते हैं। इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं और वो कंडक्शन जो है वो कैरी करते हैं किसी भी मेटल में। कंडक्शन का मतलब है कि वो अपने पास से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं। तो जो कंडक्टर्स होते हैं वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए।
और इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं या वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अलाउ नहीं करते अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए। अब देखो कंडक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं, जैसे अगर हम कभी बिजली का काम कर रहे होते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि रबर के शूज पहन के या रबर के ग्लव्स पहन के काम करना चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि क्योंकि रबर जो है वो एक इंसुलेटर होती है, रबर क्या है, एक इंसुलेटर होती है, जिसकी वजह से वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देगी, तो हमें क्या है, करंट नहीं लगेगा। क्योंकि वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देगी तो वहां पे सर्किट टूट जाएगा, वहां पर सर्किट टूट गया, करंट फ्लो नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें शॉक जो है वो नहीं लगेगा। तो इंसुलेटर क्या होते हैं, वो मटेरियल्स जो अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने के लिए, और कंडक्टर्स वहीं पर वो होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होने देते हैं आसानी से। हमारे अब जो चार्जेस हमने पढ़े, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उन चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी का मतलब है जब चार्जेस होते हैं वो चार्जेस जो है, अगर सपोज यहाँ पर एक चार्ज Q है, ये है Q चार्ज, यहाँ पे है -2Q चार्ज और ये है +4Q चार्ज, ये ऐसे चार्ज है 3। और चार्जेस की प्रॉपर्टी है एडिटिविटी, मतलब कि वो चार्जेस जो है वो ऐड हो जाते हैं। जैसे कि मासेस हैं, जब बहुत सारे मासेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। तो वैसे ही जब बहुत सारे चार्जेस होते हैं तो हमें नेट चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेट चार्ज क्या होगा, इन सब तीनों चार्जेस का, ये है हमारा 1, ये हमारा सेकेंड चार्ज और ये हमारा थर्ड चार्ज, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट चार्ज। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो इसमें हम नेट चार्ज अगर हम निकालें तो क्या आएगा, Q प्लस, साइन के साथ हमें चार्ज लेना है क्योंकि साइन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो इसके लिए हमें साइन के साथ उसको ऐड करना है। और यहां पर क्या आएगा, +4Q, तो ये हो गया। तो यहां पे आएगा Q - 2 इज -Q प्लस 4 इज 3Q। तो नेट हमारा जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, Q नेट 3Q। तो ये है हमारी एडिटिविटी प्रॉपर्टी की जितने भी चार्जेस हैं सिस्टम में, उन सब सिस्टम के चार्जेस को हम ऐड कर देंगे साइन के साथ अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Q नेट। तो ये प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज की कि जो टोटल चार्ज है किसी भी सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। जो टोटल चार्ज होता है, कि जैसे जो एटम है, एटम हम बोलते हैं क्या है, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 0 चार्ज होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि Q जो है वो 0 होगा, ये नहीं है इसका मतलब ये है कि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज है, कि जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पे नेगेटिव चार्ज है। और दूसरी बात की जो टोटल चार्ज होता है, जैसे कि सपोज जब अल्फा डिके होता है तो अल्फा डिके में जैसे सपोज थोरियम का डिके हो रहा है, थोरियम या यूरेनियम का डिके होता है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 92। जब यूरेनियम का डिके होता है, अल्फा डिके होता है, तो यहां पर क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल का यानी कि हीलियम, यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या आता है, 2। इसका मतलब यहाँ पे प्रोटॉन है 92 और यहाँ पे है प्रोटॉन 2। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है 92 का, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 2 हो गया। तो हम कैसे निकालते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर 92 था, 2 यहाँ आ गया तो यहाँ पर 90 होगा, क्योंकि टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व होगा। तो यहाँ पर 90 होगा थोरियम, तभी तो ये टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व होगा। इसका मतलब जो पूरे सिस्टम का चार्ज है, पहले 92 प्रोटॉन्स थे, अब उसके बाद ये टूट गए जब 2 हिस्सों में, तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन और यहाँ पर क्या है 90। तो टोटल चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा सिस्टम में। तो इसका मतलब जो चार्ज है वो क्या है, चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज कंजर्व्ड इन अ सिस्टम। ठीक है, कंजर्व रहते हैं। अब आता है हमारा मेन पॉइंट जो चार्जेस के लिए होता है, वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि ये चार्जेस आर एट
इज इन फिक्स नंबर, मतलब वो फिक्स नंबर में मिलते हैं। फिक्स नंबर का मतलब है कि जैसे अगर मैं ये मार्कर लेने जाऊं मार्केट में, तो मुझे ये मार्कर या तो एक मिलेगा या दो मिलेंगे या तीन मिलेगा। मुझे ऐसा तो नहीं है कि 2.5 मार्कर मिल जाएंगे या 1.5 मार्कर मिलेगा। ये मार्कर जो है वो या तो एक या तो दो या तीन, तो फिक्स नंबर ऑफ मार्कर्स जो है वो मुझे मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मुझे 3/4 मार्कर मिल गया। तो ये यही सेम चीज जो है वो चार्जेस में होती है कि चार्जेस जो है वो होगा Q, जो टोटल चार्ज है वो होगा NE। NE का मतलब कि N है ये इंटीग्रल नंबर, ये N क्या है इंटीग्रल नंबर, और ये E क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए लिखा क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है जो क्या है इंडिपेंडेंट है। स्मॉलेस्ट चार्ज जो है हमारा इंडिपेंडेंट चार्ज। तो जो इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट चार्ज है वो है हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको याद रखनी है वैल्यू। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि जो भी चार्ज अवेलेबल होगा किसी भी बॉडी पर, वो चार्ज जो है वो फिक्स नंबर में अवेलेबल होगा और वो मल्टीपल होगा किसके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये n की वैल्यू जो है, ये n की वैल्यू जो है वो हो सकती है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो ये इसका मतलब प्लस माइनस ई हो सकता है, प्लस माइनस 2e हो सकता है चार्ज, प्लस माइनस 3e हो सकता है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5e हो जाए, ये गलत होगा। यहां पर ये नहीं होगा कि 2.5e जो है वो चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं इसे, कि इंटीग्रल मल्टीपल जो है वो होगा हमारा किसका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। जैसे कि अगर मैं कहूं क्वेश्चन दूं एक कि अगर मेरे पास चार्ज है Q, अगर मेरे पास चार्ज है Q 8 इंटू 10⁻⁻16, ये मेरे पास चार्ज है 8 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। तो अब मुझे बताना है कि ये चार्ज जो है वो चार्ज हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है किसी बॉडी पर के नहीं हो सकता। तो ये चार्ज जो है वो मुझे बताना है कि इज इट पॉसिबल और नॉट। तो किसी भी बॉडी पर इतना चार्ज होना पॉसिबल है कि नहीं है, इसका मतलब हम क्या बताएंगे कि Q इज इक्वल्स टू एन ही होना चाहिए, कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होना चाहिए ये। तो हमारे पास Q क्या है 8 इंटू 10⁻⁻16 कूलम, और ये होगा N इन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हमें N की वैल्यू निकालनी है, तो ये होगा 8 इंटू 10⁻16 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.2। तो 1/2 इज 0.5 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा प्लस 19 हो जाएगा, तो प्लस 4 हो जाएगा। ये हुआ, तो इसका मतलब ये आएगा हमारा 5000। N इज इक्वल्स टू 5000। इसका मतलब ये चार्ज जो है वो पॉसिबल है किसी बॉडी पर, क्योंकि यहाँ पर क्या आया इंटीग्रल मल्टीपल आया। अगर यहाँ पर वैल्यू आती 2.5 पॉइंट्स में कोई वैल्यू होती तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू है n की, इसलिए ये चार्ज जो है वो पॉसिबल है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी भी बॉडी पर चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का।
अब पढ़ते हैं हम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है, अगर सपोज कोई भी विसिनिटी में हमारे दो चार्ज हैं, सपोज यहां पर एक ये चार्ज है Q और यहां पर एक चार्ज है Q, ये है Q1 और ये है Q2, ये दो चार्जेस हैं, कहीं पर भी पड़े हैं, लेट अस सपोज उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है R। इनके बीच का डिस्टेंस, ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, पॉइंट चार्जेस हैं, ये क्या है, पॉइंट चार्जेस। ये Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस है जिनके बीच का डिस्टेंस है R। तो कूलम लॉ क्या करता है, कूलम लॉ हमें ये बताता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होगा, जो किस पे डिपेंड करता है, उनके डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है उनके बीच में और उनके चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है। तो जो फोर्स है, तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, इन दोनों, क्योंकि ये दो चार्जेस हैं, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज जो है वो इस पे फोर्स लगाएगा, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा एक दूसरे को, ये क्या करेंगे, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा इन दोनों के बीच का फोर्स, और किसके इनवर्सली, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, इनके बीच का फोर्स। इसका मतलब जो फोर्स होगा वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो हमने यहां पर लगाई K। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, K। तो ये हमारा K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये हमारा कूलम्स लॉ, क्या बोलते हैं इसको, कूलम्स लॉ। जो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, और हमारा ये जो K है ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसकी K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसकी यूनिट कैसे निकलेगी, K है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, R स्क्वायर यहां पर होगा, चार्ज होता है कूलम में तो कूलम स्क्वायर हो गया, दो चार्जेस है तो कूलम का स्क्वायर हो गया, जो रेडियस है या जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो किस में होगा, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। तो K की यूनिट कैसे आएगी, K की यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये क्या है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये जो K है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की मैं बात करूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो K जो है वो हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। अब इसकी यूनिट कैसी होगी, इसकी यूनिट थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी यूनिट थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, उल्टी।
कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जो हमारा फोर्स आया, फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या है ये कूलम्स लॉ से जो फोर्स आया दो चार्जेस के बीच में वो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये फोर्स डिपेंड कर रहा है वो दो चार्जेस के प्रोडक्ट पर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, उनके बीच के स्क्वायर के डिस्टेंस के। तो इसका मतलब हमारा जो फोर्स है, हमारा फोर्स है, अगर मैं रेडियस के साथ उसको प्लॉट करूं तो फोर्स क्या है ऐसे डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है उन दो फोर्सेस के बीच, उन दो चार्जेस के बीच में, वैसे वैसे फोर्स जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। ये हुआ एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे डिपेंड कर रहा है, और इसका मतलब ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे। के जो है अगर हम सपोज एयर में नहीं है, अगर हमारा जो फोर्स दो चार्जेस हैं अगर एयर में रखे हुए हैं, ये है इन एयर, अगर दो चार्जेस एयर में रखे हैं तो के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर दो चार्जेस एयर में ना रख के किसी मीडियम में रखे हुए हैं तो के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। अगर ये किसी मीडियम में रखे हुए हैं, सपोज वाटर में रखे हुए हैं, अगर दो चार्जेस वाटर में रखे हुए हैं और हमें उन चार्जेस पे फोर्स लगाना है तो के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो वाटर में है तो परमिटिविटी ऑफ वाटर आएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो एप्सिलॉन मींस कि किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। किस पे कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो एयर में रखा है तो उस पे फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर वो किसी मीडियम में रखा हुआ है तो फोर्स होगा उस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसका मतलब अब वो मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स जो है वो उस पे लगेगा। एक और पॉइंट यहां पर ये आता है कि जो परमिटिविटी है, हमारा जो एप्सिलॉन R है ये क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, एप्सिलॉन M मतलब मीडियम का एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन, ये जो एप्सिलॉन M है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, एयर में एप्सिलॉन, फ्री स्पेस में एप्सिलॉन की वैल्यू, ये है मीडियम में एप्सिलॉन की वैल्यू, ये आती है हमारी रिलेटिव परमिटिविटी। तो कोई भी अगर मैं एप्सिलॉन लूं तो उस एप्सिलॉन M की वैल्यू हमेशा कम होगी किससे, एप्सिलॉन नॉट से। तो इसका मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू एयर में सबसे ज्यादा होगी, सॉरी एयर में एप्सिलॉन नॉट जो है वो सबसे कम होगा। तो फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर लगेगा, एयर में लगेगा। फोर्स सबसे ज्यादा कहां पर लगेगा, एयर में लगेगा। तो इस तरीके से हमें पता चला कि जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम की परमिटिविटी पे भी, दो चार्जेस के प्रोडक्ट पर और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है क्या, फोर्स। तो ये हुआ हमारा कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या बताता है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ये क्या थे, अब हमने जो चार्जेस लिए वो हमने ऐसे लिए Q1 और Q2। हमने ये नहीं बोला कि किसी एक एक्सटेंडेड चार्ज है, ये क्या होता है, एक्सटेंडेड चार्ज। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, इन दोनों के सेंटर से लेकर जो डिस्टेंस होगा उस पे जो है वो फोर्स ऐसा लगेगा, नहीं। ये फोर्स जो है वो एक्सटेंडेड चार्ज पे नहीं लगता, बल्कि क्या, 2 पॉइंट चार्जेस पे लगता है। किस पे लगता है, 2 पॉइंट चार्जेस पे लगता है ये फोर्स।
तो ये फोर्स क्या है, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, और ये कैसे वेरी करता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और होता कहाँ है, जो ये दो फोर्स हैं, इन दो फोर्स, ये Q1 और Q2, ये जो फोर्स लगता है, ये इस लाइन, जो इनका जो डिस्टेंस है इन दोनों को जोड़ने वाला, उसी लाइन के अलोंग जो है ये फोर्स जो है वो उस पे एक्ट करता है। तो ये कहाँ लगता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो द फोर्स एक्ट ऑन दीज टू चार्जेस आर अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो जो लाइन ज्वाइन कर रही है इनको, जो r डिस्टेंस है हमारा, उसी लाइन के अलोंग जो है वो हमें फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे फोर्स जो है वो उसी डायरेक्शन के अलोंग लगेगा जिस डायरेक्शन में वो जो है दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन है। अब मैं बात करूं कूलम्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन, क्योंकि फोर्स जो है वो हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी तक हमने जो बात करी वो फोर्स की क्या बती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी कि मैग्नीट्यूड फोर्स का कैसे डिपेंड करेगा। अगर मैं फोर्स की पोजीशन की मतलब वेक्टर क्वांटिटी में बात करूं तो वेक्टोरली वेक्टर पिक्चर, वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो ये है हमारा Q1, ये है हमारा Q2। अब Q1 Q2 इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है हमारा R, ये हो गया R का मैग्नीट्यूड। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और बीच में ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में है R, और R का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अब लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर करते हैं। तो इस फोर्स की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा, Q1 की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि रिपेल करेगा। तो फोर्स 1 2 फोर्स ऑन, ये होगा फोर्स ऑन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, फोर्स ऑन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये क्या होगा, फोर्स F21। और सेम इसी चार्ज की, इस चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F12, क्या लगेगा, F12, फोर्स ऑन 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। तो ये हुआ हमारा फोर्स की डायरेक्शन। अब हमारा R2 माइनस R1, और ये डायरेक्शन है हमारी R1 माइनस R2, ये डायरेक्शन है हमारी R2 माइनस R1। इसका मतलब R21, जो R21 वेक्टर है उसको पढ़ते कैसे हैं, F21 का फोर्स ऑन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और यहां पर है फोर्स ऑन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। तो अगर हम यहां पर कूलम लॉ लगाएं तो कूलम लॉ कैसे लगेगा, F12, अगर मैं इस फोर्स की बात करूं, फोर्स ऑन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, तो ये क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R स्क्वायर। अब यहां पर मैग्नीट्यूड तो आ गया, अब हमें क्या बतानी है, डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। यहां पर हमने बता दिया मैग्नीट्यूड, इतना क्या है उसका मैग्नीट्यूड फोर्स का। अब हमें बताना है किस डायरेक्शन के अलोंग लग रहा है, और ये डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, और इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है हमारा, ये वाला वेक्टर है। इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर हमारा है, R12, तो ये क्या होगा, R12 कैप, किस डायरेक्शन में है, R12 की डायरेक्शन में। तो फोर्स फर्स्ट पे कितना लगेगा विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 कैप। तो ये वेक्टर पिक्चर में फोर्स जो लगेगा वो इस तरीके से लगेगा। अब ये जो कैप है इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में है, ये कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो R12 कैप जो होगा वो होगा R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12। वेक्टर ऊपर है हमारा R12 कैप इज इक्वल्स टू R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12, ये होता है हमारा R कैप। अगर मैं इस R कैप की वैल्यू यहां पर डालूं तो क्या होगा, हमारा F12 इज इक्वल्स टू K
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये R क्या है हमारा, R12 ही तो है हमारा, R स्क्वायर R12 वेक्टर अपॉन R12 मैग्नीट्यूड। ये R जो है ये R क्या है, R2 माइनस R1 ही तो है, ये क्या है R2 माइनस R1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा F12 होगा K Q1 Q2 अपॉन R12 होल क्यूब, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड क्यूब बन गया, R12 वेक्टर। तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में फोर्स ऑन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। सिमिलरली हम सेकंड भी निकाल सकते हैं, फोर्स ऑन टू विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो अगर मैं F21 निकालूं तो वो भी इसी तरीके से निकलेगा, K Q1 Q2 अपॉन R21 कैप। तो F21 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 होल क्यूब R21 वेक्टर। ये हो गया हमारा F21। अब देखो F12 और F21 दोनों चार्जेस सेम है, इक्वल चार्जेस हैं, और इसकी वजह से यहां पर फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इसकी वजह से वहां पर जो फोर्स लग रहा है वो उस डायरेक्शन में लग रहा है। तो दोनों फोर्स क्या है, इक्वल भी है और ऑपोजिट भी है। और दूसरी चीज ये कि जो वेक्टर है वो एक इस डायरेक्शन में इक्वल वेक्टर और दूसरा है इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हमारे पास जो R12 वेक्टर है वो क्या है, माइनस R21 वेक्टर। R12 वेक्टर क्या है, माइनस R21 वेक्टर। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। जो दोनों पे फोर्स लग रहा है वो इक्वल लग रहा है और ऑपोजिट लग रहा है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन क्या है, फोर्स इक्वल है। तो वेक्टोरियली भी हमने ये प्रूव कर दिया कि फोर्स जो है वो इक्वल भी लग रहा है और ऑपोजिट भी लग रहा है, और फोर्स जो है वो क्या लग रहा है उस पे, K Q1 Q2 अपॉन R21। अब यहाँ पे देखोगे आप कहोगे कि यहाँ पर तो क्यूब आ गया, बट फोर्स तो डिपेंड कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। कूलम्स लॉ की डेफिनेशन में ही यही है कि फोर्स तो डिपेंड करता है R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर तो आ गया क्यूब, बट आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पर एक और वेक्टर भी है, तो यहाँ पर जो नेट आएगा R वो होगा स्क्वायर में ही। तो डिपेंड किस पे करता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हो गई हमारी वेक्टर पिक्चर। अब आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी तो हमारे सिर्फ दो चार्जेस थे, अगर बहुत सारे चार्जेस हैं और उन पर फोर्स हमें निकालना है तो वो फोर्स कैसे निकालेंगे हम, जैसे हमारे पास एक चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2 और ये चार्ज है हमारे पास Q3 और यहाँ पर चार्ज है Q4। अगर मैं किसी भी एक पॉइंट पे चार्ज की बात करूं, सपोज Q4 पे बात करते हैं चार्ज की, फोर्स की, तो Q4 पे टोटल चार्ज से कितना फोर्स लगेगा, Q1 की वजह से भी फोर्स लगेगा इस पर, Q1, तो फोर्स जो नेट होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो लगेगा और वो ये कहेगा कि टोटल फोर्स जो हर एक चार्ज की वजह से लग रहा है उन सबको ऐड कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स टोटल या फिर फोर्स नेट। तो नेट फोर्स जो है वो Q4 पे कितना लगेगा, अगर मैं Q4 की बात कर रही हूं तो Q4 पे पहले तो फर्स्ट की वजह से लगेगा F14 लगेगा, प्लस फिर Q4 पे सेकंड की वजह से भी लगेगा तो F24 भी लगेगा, प्लस अब इस पे इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा तो लगेगा F34। तो ये हो गया मेरा F नेट, मतलब नेट फोर्स जो है वो फोर्स चार्ज Q4 पर कितना लगेगा, वो लगेगा फर्स्ट की वजह से, सेकंड की वजह से और थर्ड की वजह से। तो इसका मतलब बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैं ये कह सकती हूँ कि जो टोटल फोर्स लग रहा है पूरे सिस्टम पे, ये क्या है, पूरा मेरा सिस्टम है, तो इस पूरे सिस्टम पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो क्या लगेगा, सपोज n चार्जेस हैं तो फोर्स ऑन nth चार्ज,
nth चार्ज क्या होगा 1n प्लस F2n प्लस F3n प्लस सो ऑन और Fn-1n। ये तब तक ऐड होते जाएंगे जब तक n-1n नहीं होगा। यहां पर क्या था, फोर्स जो था चार थे, चार फोर्स थे और चार चार्जेस थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चार चार्जेस की वजह से जो है फोर्स आएगा, तो F1 4 आया, F2 4 और F3 4। तो बाकी के तीन चार्जेस की वजह से फोर्थ चार्ज पर जो फोर्स लगा वो क्या हुआ, सारे ऐड हो गए। इसको बोलते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि जो टोटल फोर्स है या फिर नेट फोर्स है किसी भी सिस्टम पे, वो क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इंडिविजुअली बिटवीन द टू चार्जेस। मींस इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, उन सब तीनों फोर्सेस को एडिटिवली ऐड करके हमें क्या मिलेगा, नेट फोर्स। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इस तरीके से कि ये एक ट्राइंगल है, यहां पर एक चार्ज पड़ा है प्लस Q, यहां पर एक चार्ज पड़ा है प्लस Q और यहां पर एक चार्ज पड़ा है प्लस Q। अब हमें निकालना है कि इस पॉइंट पर, इस चार्ज पर, ये सपोज है मेरा Q1, ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट और ये है C पॉइंट। अब हमें निकालना है कि इस C पर क्या फोर्स होगा इन दोनों चार्जेस की वजह से। तो अगर मैं इस A की वजह से इस पर चार्ज बोलूं, A की वजह से C पर चार्ज बोलूं, तो दोनों ही चार्ज जो है वो सेम है। यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ऐसे, FCA जो होगा वो यहां पर फोर्स लगेगा। और अब इस B की वजह से C पर जो है वो कैसा फोर्स लगेगा, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और फोर्स कहां लगता है, हमेशा रेडियली इस डायरेक्शन में। सपोज यहां पर ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस R है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहां पर एंगल क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। तो इन दोनों के बीच में ये रेडियली की तरफ से यहां पर क्या हो जाएगा मेरा, तो फोर्स मेरा किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। ये होगा FBC, FCB, F on C विद रिस्पेक्ट टू B। तो ये मेरा होगा नेट फोर्स। मैंने क्या निकाला, A की वजह से इस पे फोर्स निकाला, B की वजह से इस पे फोर्स निकाला। अब मेरे पास ये इस डायरेक्शन में ये फोर्स आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इनका रिजल्टेंट फोर्स। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं FCA। FCA क्या होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। और FCB क्या होगा, KQQ अपॉन R स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होगा KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और यहां पर भी होगा FCB भी KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। तो इसका मतलब इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड हैं वो तो इक्वल है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे हमें। अगर सपोज ये वेक्टर एक इस डायरेक्शन में है और दूसरा भी इसी डायरेक्शन में होता, तो हम क्या कर देते, इन दोनों को ऐड कर देते, इन दोनों को क्या कर देते, ऐड कर देते। बट यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये एंगल 60 है तो ये भी एंगल 60 है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री इक्वल होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो जो नेट, क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल है तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और इनके बीच में एंगल क्या है, 60 डिग्री का। यहाँ पर है FCA, FCB। तो रिजल्टेंट दो वेक्टर्स के बीच में हम कैसे निकालते हैं, F स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर
प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, यही होता रिजल्टेंट। तो F स्क्वायर क्या होगा, दोनों इक्वल है तो F1 F2 इक्वल हो जाएंगे, तो ये आएगा 2F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर cos थीटा, cos 60 क्या होगा, cos 60 होता है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2F1 प्लस F1 स्क्वायर, इसका मतलब F स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3F1 स्क्वायर अंडर रूट। क्या हो जाएगा F स्क्वायर इज इक्वल्स टू F आएगा अंडर रूट 3F1, अंडर रूट 3F1। ये मेरे हुई रिजल्टेंट की कैलकुलेशन। तो यहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा F नेट या रिजल्टेंट, वो होगा √3F1 यानी कि FCA कर दूं कोई भी एक फोर्स, तो √3K Q² बाय R², ये मेरा क्या होगा F नेट। तो ये मेरा क्या होगा F नेट, मतलब इस पॉइंट पे फोर्स जो नेट लग रहा है वो कितना होगा √3K Q² बाय R² या फिर √3 फोर्स ऑन F, एक किसी भी एक पे फोर्स √3 टाइम्स। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आएंगे। अभी मैंने सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस बताया, ऐसे 4 चार्जेस का करके भी जो है वो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो तब तक स्टे ट्यून्ड विद पढ़ लो इंडिया एंड थैंक यू सो मच।